हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जिंदगी तो वैसे ही अस्त व्यस्त चली रही है, क्योंकि भाई देखिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो आने वाले हैं, आप अभी से आप लोग इसका प्रिपरेशन की तैयारी रखें। आज हम लोग इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कक्षा 10 का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ पहले पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें जो अन्य चीजें था अभिकारक उत्पाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा और कुछ जानते हुए आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, पहले पढ़ा भी चुके हैं, थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उनका जो गुण होता है ना, बनने वाले पदार्थों के गुण से और भिन्न होता है। जो पदार्थ जिनसे मिलकर जो पदार्थ बनता है ना, उनसे क्या होता है, इसका गुण एकदम बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसको जो आपस में अभिक्रिया करके एक नया चीज बना ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, इसके माध्यम से थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, मान के चलिए कि हम लेते हैं हाइड्रोजन और उसके साथ हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या कर लेते हैं? संयोग कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आप संयोग कराते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। तो अब ये एक प्रकार से क्या हो गया, इसको लिखे हुए हैं हम, एक प्रकार से यह समीकरण है, लेकिन क्या है, इसको हम इस तरह लिखा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है? देखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 प्लस ऑक्सीजन का, और मिलकर क्या बनता है? H2। ठीक है, H2O, O2 मिलकर क्या बनाता है हमारा? पानी, H2O। तो पानी है, ये एक प्रकार से क्या हो गया समीकरण। हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हम इस टाइप में लिख रहे हैं और ये टाइप नहीं लिख रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या करेगा, ये हमारा समय और टाइम दोनों खर्च करेगा, समय खर्च कर देगा ज्यादा। इसी को हटाने के लिए जो हम लिखा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को, एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया को उनको जो तत्व, उनके जो तत्व होते हैं उनके संकेतों के माध्यम से लिख देना, ये क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम लिख रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब हम कभी रासायनिक, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कर देते हैं? उनके सूत्रों या संकेतों के माध्यम से जब हम व्यक्त कर देते हैं, तो जो चीज प्राप्त होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिखे रासायनिक समीकरण को, अगर नॉर्मल तरीके से कैसे कोई लिखता है, अगर नहीं पता रहता उसके, तो जैसे लिखे हम सोडियम, ठीक है ना, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रा ऑक्साइड। इसका जब हम रिएक्ट कराते हैं, इस तरह तीर का निशान देते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। और इसके साथ हमारा क्या बनता है, जल बन जाता है। अब देखिए ये जो है इसको हम इस तरह लिखे तो कितना लंबा आ जा रहा है और मेरा टाइम भी खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाली प्रक्रिया को, तो हाइड्रोक्लोरिक को क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और इसके साथ किसका रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब NaOH का करवा रहे हैं। आइए जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारा, सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस ये H2O, ठीक है। क्या बन रहा है हमारा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो नमक और पानी बनाता है। अभी देखिए इसी को हम इस टाइप में लिखे थे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम भी खींचा है मेरा, लेकिन इसी को इस तरह नॉर्मल तरीके से लिख दिया था, क्या किया एकदम नॉर्मल तरीके से लिख दिया, हमारा टाइम भी बच गया और पेपर में आसानी से हमारा हो भी जाएगा। तो इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। और रासायनिक समीकरण पता ही है कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र या संकेतों के माध्यम से लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए अब रासायनिक समीकरण में आगे देखते हैं हम क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं, पहले ही बता चुके हैं, उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे कि हमको कोई चीज लेते हैं, बना रहे हैं हम उसको, अभी जो लिए थे समीकरण हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसके साथ क्या लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, जो H है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो जो जो प्लस होता है ना इसके माइनस से रिएक्ट करेगा और इसका माइनस जो होता है इसके प्लस से रिएक्ट करेगा। आपको ही पता होगा कि जब चुंबक का दोनों सिरा जब असमान ध्रुवों से चिपकाते हैं ना, मतलब साथ मिलाते हैं तो आपस में चिपक जाता है, लेकिन दोनों का जब ध्रुव पास पास आता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, चिपकते नहीं है। सेम प्रोसेस इसी में देखिए, प्लस वाला प्लस से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस वाला है ये वाले इस माइनस वाले भाग से OH के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, ओ एक तो है H कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा और इसके साथ ऑक्सीजन एक उपस्थित है, ये हमारा H2O बना लिया। और बचा क्या हमारा Na और H, सॉरी Na और Cl, तो प्लस वाले को हमेशा आगे लिखा जाता है Na और इसके साथ Cl, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, ये हमारा सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक और ये पानी दोनों हमारा रिएक्ट करके बने हैं। तो इसमें जो बता रहे हैं कि दो भाग कौन कौन सा आता है, देखिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग समझ लें। देखिए ये जो तीर के निशान दिख रहे हैं ना, ये जो तीर के निशान वाला पहले वाला भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। ये जो तीर के बाद जो चीज बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम मैं समझाने के लिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग थोड़ा सा कैजुअल उदाहरण लेते हैं, गांव घर वाला जो अच्छे से बढ़िया गांव वाले जानते होंगे। क्या होता है कि खाना ना बनाते हैं हम लोग, खाना ना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब बताइए मान के चलिए सब्जी पकानी है मुझे, सब्जी पकाना है, सब्जी पकाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अरे नमक चाहिए, तेल चाहिए, आलू चाहिए, उसके साथ अन्य चीजें भी चाहिए ना। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, अभिकारक हो जाएंगे। इन सब के पकने के बाद जो चीज बनेगा, मान लो सब्जी पूरा पक के तैयार होगी, जो सब्जी क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे मान के चलो खिचड़ी बनानी है तुमको, खिचड़ी खिचड़ी बनाने के क्या लिए, चावल, चावल ले लिए, पानी, और उसमें क्या करेंगे हम, दाल मिक्स कर लेते हैं, क्या बनती है हमारी, खिचड़ी तैयार होती है, खिचड़ी बनती है। अब बताइए इसमें अभिकारक कौन है, हम खिचड़ी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लिए हैं, इन सब चीजों को खिचड़ी बनाने के लिए यूज किए हैं, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और ये जो हमारी खिचड़ी बन के तैयार है उसको क्या बोलते हैं हम, बात समझ में आ गई।
चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, अभिकारक और उत्पाद की, ठीक है। अभिकारक मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। इतना बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण का लिखना, ठीक है ना। बताइए रासायनिक समीकरण किसके कैसे लिखते हैं हमेशा। अभी हम लिखे थे रासायनिक समीकरण ना, देखिए जैसे फिर से हम कोई दूसरा ले लेते हैं या उसी को ले लेते हैं। जैसे हम वही वाला लेते हैं, NaOH प्लस HCl, रिएक्ट करवाए तो क्या बना था हमारा, NaCl बना था और प्लस H2 वो बना था। अब बताइए हम इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखे। देखिए जो हमारा अभिकारक था, ठीक है ना, अभिकारक किस साइड में है, हमेशा बाएं साइड में लिखा जाएगा। और जो उत्पाद होता है ना हमेशा किस साइड में लिखा जाता है, हमेशा दाएं साइड में रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे जो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो हमेशा क्या होगा, अभिकारक बाएं साइड रहता है और उत्पाद दाएं साइड रहता है, ठीक है। ये हमारा अगर रासायनिक समीकरण लिखने में होगा तो कैसे लिखेंगे कि अभिकारक को हमेशा बाएं साइड, बाईं तरफ लिखा जाता है तथा उत्पाद को हमेशा दाएं तरफ लिखा जाता है, ठीक है ना। जो हमारा अभिकारक हो ना हमेशा बाएं साइड तरफ रहेगा और उत्पाद क्या होगा, हमेशा दाएं तरफ की रहेगा। इसका ये रूल है। अब आगे बात करते हैं। देखिए जब कभी हम देख रहे हैं ना, जब कभी कोई तत्व लेते हैं इसके बाद दूसरा तत्व लेते हैं तो उसके बीच में क्या लिखते हैं, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। जब कभी एक तत्व लिखने के बाद जब हम दूसरा तत्व लिखते हैं तो उसके बीच में हम क्या लिखते हैं, हमेशा धन का चिन्ह लगाते हैं। कहीं कहीं माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन वो हम लोग उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, यहाँ पे वो नहीं चलता है। जब आगे BSc करेंगे आप लोग तो इन सब में हम क्या करेंगे, वो माइनस वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर नहीं है तो इसके बाद हम बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना ये समीकरण लिखे हैं, इनके बीच में
एक यौगिक के बाद जब दूसरा यौगिक लिख रहे हैं हम, तो क्या किया जाता है, उनके बीच हम क्या कर रहे हैं, धन का निशान लगाते हैं। ठीक है, बहुत सही। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सेशन है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि आप बच्चे अभी आगे देखते रहें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं, बाद में फिर इसके बाद बात करते हैं इसका। इसके बाद हम समीकरण को लिख लेंगे अलग से। ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, एक यौगिक लिखने के बाद या एक तत्व के लिखने के बाद हम दूसरे जो तत्व लिखते हैं तो उनके बीच में हम धन का निशान लगाते हैं। अब वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद, ये दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, एक यौगिक या तत्व लिखने के बाद जब दूसरा तत्व या यौगिक लिखते हैं तो इनके मध्य धनात्मक का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। जब एक तत्व लिखते हैं, जब एक तत्व के बाद दूसरा तत्व या यौगिक लिखते हैं ना, तो इनके बीच हम क्या करते हैं, हमेशा धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या था, हम थोड़ा सा इसको फिर से कर देते हैं, NaCl सॉरी NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। अब ये देख रहे हो ना, अभिकारक के बाद जब हम उत्पाद लिखते हैं तो इनके बीच में हम किसका चिन्ह लगाते हैं, ये तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है ना। अभिकारक के बाद जब हम कोई क्या करते हैं, दूसरा जब उत्पाद लिखते हैं तो उनके बीच हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, ये तीर का निशान क्यों लगता है, इन तीरों का भी मतलब होता है। ये जो तीर होते हैं ना, एक ऐसा होता है, एक दूसरे प्रकार का होता है, उसको अभी जस्ट इसके बाद बता रहे हैं इसको। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभिकारक के बाद जब हम उत्पाद लिखते हैं तो उनके बीच में हम तीर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। अभिकारक के बाद जब उत्पाद लिखा जाता है तो उनके मध्य तीर का निशान लगाते हैं। ये जो तीर है ना, इसका भी कुछ मतलब होता है। ठीक है ना। ये जो तीर होता है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है ना। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा बस आप लोगों को। तो ये जो तीर होता है कौन सा अभिक्रिया दर्शाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है ना, जिसमें अगर कोई पदार्थ एक बार बन गया, ठीक है ना, तो अब उस पदार्थ से हम दूसरा वाला नहीं बना सकते। जैसे कि अगर दूध से दही बन गई, ठीक है ना, तो हम दही से क्या करेंगे, अब दूध नहीं बना पाएंगे। और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, जो इसके बाद अभी बता रहे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई यौगिक बना, फिर उसको दोबारा रिवर्स करके हम जिस पदार्थ से बनाए उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी है, उसको क्या किया, हम ठंडा किए, ठंडा करने के बाद बर्फ में बदल जाएगा, फिर इस बर्फ को हम पिघलाएंगे तो फिर क्या होगा, तुरंत पानी के रूप में बदल जाएगा। ये क्या हो गया, एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। या तो न समझ में आए तो कपूर जलाए होंगे, यहाँ पे कपूर को जलाओ ना या गर्म करो, कपूर जो गर्म होगा ना तो वो क्या करेगा, भाप बन के उड़ जाएगा। इस भाप को अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो ये क्या करेगा, तुरंत फिर कपूर में बदल जाएगा। ठीक है ना। ये वाला देख लो कि अभिकारक के बाद जब उत्पाद लिखा जाता है तो उनके मध्य हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है ना। और रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं ना तो हमेशा तत्वों का संकेत के रूप में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को उनके संकेतों के माध्यम से ही हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, तो अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे इसका NaCl को अगर सोडियम क्लोराइड पूरा हिंदी में लिखते हैं और यहाँ पे जल लिखते हैं, तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए क्या किया गया,
वो बनाए, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों या यौगिकों के सभी तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। जो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं तत्व या यौगिक उनको हम क्या लिखेंगे, उनके सूत्रों या संकेतों के माध्यम से हम उनको व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे मिटा रहे हैं, फिर इसके आगे बता रहे हैं, ठीक। जैसे देखिए पानी है, जिसको हम बर्फ बना दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है ना, ये इस तरह का होता है, मतलब कि एक बार ये बना, फिर इसका हम रिवर्स करेंगे तो फिर तुरंत ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको हम बना रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं, तो रिवर्स करने के बाद तुरंत हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब हम कभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इस चिन्ह की इस तीर के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में लिख लेना इसको कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम डबल चिन्ह द्वारा, मतलब डबल तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्ध तीर बोलते हैं इसको, ठीक है। पांचवा पॉइंट था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हम जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब होगी ना, तो हमको क्या करेंगे, इन चिन्हों के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जहां भी ये चिन्ह लगा हुआ दिख गया, समझ लेना क्या ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है बताएं कुछ देर पहले, ठीक है ना। क्या होती है कि जब इसमें क्या होगा, कोई जब चीज बन जाएगी तो उसको पुनः रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर बर्फ से पानी बन गया, फिर पानी को हम ठंडा करके बर्फ बदल सकते हैं। ये क्या होगा, एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा हो। अब थोड़ा सा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इसमें क्या एक पॉइंट उसमें बताएंगे, इसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है ना। हम क्या है, अगली हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसमें एक बात उठ रही होगी कि भाई हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। ये तो बात है कि हम रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं भाई, ये बात उठेगी ना। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्लास 9th में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के सदैव बराबर होता है, ठीक है ना। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वही उसी बात को हम रखने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण, पहले इसको बता देते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि मान के चलिए, कैसे उसमें क्या बता रहा है कि मान के चलिए कि आप सब्जी बना रहे हैं। अब सब्जी में मान के चलिए सब लेके, मतलब उसमें लिए हम आलू, गोभी, चना, मटर, सबको मिक्स करके बना लिया हम, ठीक है ना, और तैयार किए। और इसमें हम क्या किए, मान के चलिए कि हम 500 ग्राम आलू लिए हैं, ठीक, 100 ग्राम गोभी लिए हैं, ठीक है। इसमें 100 ग्राम ज्यादा कम हो रहा है, मानते हो 200 ग्राम ले लेते हैं। और इसके बाद 150 ग्राम ये और 150 ग्राम ये ले लिए। अब बताइए इसमें क्या बोल रहा है कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के सदैव बराबर होता है। द्रव्यमान मतलब भार, कितना भारी है। तो अगर इसको हम जोड़ रहे हैं कितना हो रहा है कि ये 500, ये 500, 700, ये 300, मतलब 1000, मतलब 1 kg, ठीक है ना। तो जो सब्जी हमारी तैयार होगी ना, जो हमारी यह सब्जी बन रही है ना, इसका जो भार क्या होगा, 1 kg होगा, या हम इसको बोल सकते हैं 1000 ग्राम होगा, ठीक है। यही किस बात को लागू कर रहा है, यही बता रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है, ठीक है ना। कितना बनेगा यहाँ पे, ये हमारा 1000 ग्राम या 1 kg, यहाँ पे कितने होगा 1 kg, ठीक है ना। यही किस पे लागू हो रहा है, यही क्या बताता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान की क्या हो जाएगा, सदैव बराबर होगा। इसी को हम संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, इसको भी लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के सदैव बराबर होता। अब इसकी पुष्टि कैसे करेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर कैसे होगा, तो समीकरण लिखे हैं, इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है। NaOH और HCl क्या बनेगा हमारा, NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे पुष्टि करेंगे कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, पहले अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, फिर उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इन सबका हम क्या अणु भार निकालेंगे, परमाणु भार। तो सोडियम जो होता है परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु भार कितना होता है 23, प्लस ये 16 और ये 1 अधन, ये 1 धन। क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। अब पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए 5 1 6, 6 1 7, 7 3 10, 16, 16 को 6 और ये बचा कितना है 3 1 4, 4 2 6 1 7, 76 ये हमारा 5 बचा इधर। अब अगर देख रहे हैं इधर भी देख लेते हैं, दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसका देखिए 23 हो गया, इसका 35.5 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, प्लस ये 16 हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे हम, देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16 को 6, फिर ये हो गया 4 4 2 6 1 7, 76.6। देखिए अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के समान आया कि नहीं आया, आया। यही क्या बोलता है, यही पुष्टि कर रहा है, और इसी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो अब हम लोग आगे अगली क्लास में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले बच्चे भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकें।